वेलकम टू केमिस्ट्री में बच्चों। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसे कहते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि मेथड थोड़ा मुश्किल है और फैक्टराइज हर बच्चा नहीं कर पाता। तो इसी मेथड को आसान करने के लिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। What is quadratic equation? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्या कहते हैं, तो पहले आप इसको लिख लें। लिखना शुरू करें। इट इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। इट इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? इट इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 हो। ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 हो। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिटन एज। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह लिखी जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता चला मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैंने कहा भाई ऐसी इक्वेशन जो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो। जो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल किसे कहते हैं भाई? ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा ना उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। क्या हो? हाईएस्ट पावर 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल मौजूद है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमेशा याद रखिएगा वेरिएबल x नहीं होता, और भी वेरिएबल होते हैं, y भी होता है, z भी होता है, तमाम इंग्लिश अल्फाबेट से वेरिएबल होता है। तो किसी भी इक्वेशन में, जिस भी इक्वेशन में आपको वेरिएबल की पावर 2 नजर आएगी तो वो हमारे पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि x क्या है हमारे पास, ये है वेरिएबल। अच्छा, हम जो ये मेथड मालूम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इस मेथड के अंदर हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की। अच्छा, तो ये a, b और c ये क्या बता रहे हैं, ये देख लेते हैं। a और b ये है कोएफिशिएंट्स। क्या है? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट उस चीज को बोलते हैं जो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ होता है, नंबर। कौन सा नंबर? जो वेरिएबल के साथ अटैच हुआ हुआ नंबर होता है ना उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। देखें यहाँ x के साथ a मौजूद है तो ये भी कोएफिशिएंट, x के साथ b मौजूद है तो ये भी कोएफिशिएंट। अब ये जो c है इसको कोएफिशिएंट नहीं बोलते, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। बोलो भाई, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो c हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो भी देख लेंगे। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म भी होती है। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है ना आपके सामने। इसी तरह प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म भी होती है, तो वो भी मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। एग्जांपल्स लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये आप नोट कर लें। देखें, ये तो है हमारे पास सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, जो मैंने यहाँ लिखी वही फॉर्म यहाँ लिखी। अब इसी तरह हमारे पास एक होती है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो इसे कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। क्या क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ? क्या चीज़ कराने वाला हूँ? क्वेश्चन सॉल्व। तो देखते हैं हम कि किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप इस बात से वाकिफ हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन किन फॉर्म्स में मौजूद होती है। तो आइए अब सवाल शुरू करते हैं हम सबसे पहले।
जो हमारा मेथड जो आज हम सीखने वाले हैं उसे कहते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बच्चों, इक्वेशन में फैक्टर्स को बनाना ना मुश्किल काम नहीं है, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए। कौन सी ट्रिक? कॉमन लेने की ट्रिक। कौन सी ट्रिक आनी चाहिए कि हमें कॉमन किस तरह लेना है। तो इस फैक्टराइजेशन मेथड को सीखने से पहले ना मैं कुछ चीजें आपको और सिखाना चाहता हूँ ताकि आप ये क्वेश्चंस बिल्कुल तरीके से समझ सकें। पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के बजाय कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टर्स लेना सीखते हैं ताकि हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन लेना आसान हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखा। अब ये कोई इक्वेशन नहीं लिखी मैंने, ये कहलाती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर क्या चीज़ कॉमन है आप बता सकते हैं? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपके कमेंट्स ज़रूर देखेंगे। देखें, इसके अंदर जो चीज़ कॉमन है ना वो है एक्स। यहाँ दो टर्म्स मौजूद हैं, इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स मौजूद हैं, एक एक्स स्क्वायर और दूसरी 3x। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ भी x मौजूद है और यहाँ पर भी x मौजूद है। लेकिन किस तरह मौजूद है, इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना बाएं हाथ का खेल होगा। कैसे? देखें, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर मौजूद है और यहाँ पर 3x मौजूद है। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं मिसाल के तौर पर इसमें से x कॉमन ले भी लेता हूँ तो x प्लस 3 बचा। ये तो अच्छा वो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चे बोलते हैं अगर मिसाल के तौर पर हमें x वेरिएबल के बजाय कोई नंबर क्या लेना हो, कोई नंबर अगर हमें जो है वो कॉमन लेना हो, जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं ये लिखूँ 2x प्लस 6। तो अब आप यहाँ पर, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा सर कि यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है, हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 2 मौजूद है और यहाँ 6 मौजूद है, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं, तो हम क्या कॉमन लें? यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे। इसी पॉइंट को हमें नोट करना है, गौर से सुनना है। अगर आप ये पॉइंट सुन लेंगे गौर से तो आपके लिए वेक्टर लेना मुश्किल होगा ही नहीं कभी, बाएं हाथ का खेल होगा। देखें, यहाँ पर x तो मौजूद है, x मौजूद है, लेकिन x जो है 3 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। x का मल्टीपल मौजूद है। क्या मौजूद है? x का मल्टीपल मौजूद है। क्या मौजूद है? x का मल्टीपल मौजूद है। 3x मतलब 3x से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। और यहाँ पर भी x डॉट x मतलब x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम जिन चीज़ों का कॉमन लेते हैं ना वो किसी ना किसी का मल्टीपल होता है, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे 2 मौजूद है तो यहाँ पर भी 2 मौजूद हो। भाई 2 का मल्टीपल भी तो मौजूद हो सकता है 6 के अंदर। कैसे हो सकता है? 2 का टेबल में कितनी दफ़ा पढ़ूंगा तो 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6। तो अब आप देख सकते हैं ये 6 जो है 2 मल्टीप्लाई 3 में कन्वर्ट हो गया, मतलब 2 का मल्टीपल मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर x का मल्टीपल मौजूद था तो मैंने x का क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह फैक्टर्स लेते हैं। देख सकते हैं आप 2 और 6, 2 6 में से मैंने कॉमन कैसे लिया? 6 को मैंने ब्रेक कर लिया 2 इंटू 3 में और 2 को मैंने कॉमन ले लिया, 3 बचा हुआ एज इट इज लिख दिया। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फैक्टर लेना आ गया होगा कि हम जब हमारे पास दोनों तरफ वेरिएबल्स मौजूद होंगे तब किस तरह फैक्टर्स लेंगे, और जब हमारे पास कोई नंबर मौजूद होगा तब हम किस तरह कॉमन लेंगे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन में से। अब हम बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है ये सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ, हमारी बुक का ही है, एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, नोट कर लें। अच्छा जी, सॉल्यूशन, एक दफ़ा क्वेश्चन को हमने दोबारा रिपीट करा। तो भाई अब हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किस तरह फैक्टर्स ले सकते हैं,
और उसको किस तरह हम x के लिए आंसर ला सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या लेने होते हैं, फैक्टर्स लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? फैक्टर्स। इसमें किस तरह ले सकते हैं, देखें हमें करना ये होता है, इसमें 3 टर्म्स मौजूद हैं। कितनी टर्म्स मौजूद हैं? 3 टर्म्स। तो सबसे पहला जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, दूसरी है 5x और तीसरी है 6। ठीक है, मतलब ये भी वेरिएबल है, इसके साथ भी वेरिएबल लिखा हुआ और ये कांस्टेंट है, जैसा मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था। अच्छा, एक चीज़ और आप नोट करेंगे, जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, वो क्या है, क्या जो हमारी इक्वेशन हमें गिवन है, क्वेश्चन में जो हमारी इक्वेशन गिवन है हमें, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है भी या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देखें, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक लिखी हुई है। जी हाँ, 3 टर्म्स होती हैं, तीनों टर्म्स मौजूद हैं, एक्स स्क्वायर वाली भी मौजूद है, सिंगल एक्स वाली भी मौजूद है, कांस्टेंट वाली भी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व किस तरह होती है, देखें हमारे पास जो 3 टर्म्स है ना, इन 3 टर्म्स में से हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। कौन से टर्म को? मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है 2 पार्ट्स में। जब हम उन 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं तब हम अपने फैक्टर्स ले सकते हैं। अच्छा, अब इसको ब्रेक किस तरह करते हैं, तो इस मिडिल टर्म को 2 हिस्सों में तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम कांस्टेंट और जो हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट है ए, इनको आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 6, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता बोलो भाई वहाँ क्या होता है? 1 होता है। तो 6 1 में क्या होता है? 6 आ गया। अच्छा भाई, अब हमारे पास जब मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई करा तो 6 आ गया। अब मैं इस 6 से क्या ले लूँगा? एलसीएम ले लूँगा। क्या ले लूँगा बच्चों? एलसीएम। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। एलसीएम क्या आ गया मेरे पास? 2 और 3। कितने नंबर आ गए? 2 नंबर आ गए। अच्छा, अब ये जो 2 नंबर्स आए मेरा एलसीएम लेने के बाद, अगर मैं इनको ऐड कर लूँ या सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो क्या मेरे पास ये मिडिल टर्म बन सकती है? देख लेते हैं भाई। 2 प्लस 3 अगर मैं करूँ क्या बनेगा? 5 बनेगा प्लस का। तो यहाँ देखें हमें क्या चाहिए? प्लस का 5। तो इस तरह हम अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं 2 हिस्सों में। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको अगर ये जानना है कि आपने अपनी मिडिल टर्म को सही ब्रेक करा है या नहीं, तो उसका भी आसान तरीका ये है कि जब आप 2 नंबर्स में अपने मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे ना, अगर उन 2 नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो आपके पास दोबारा वही नंबर आ जाएगा जो जिसका आपने एलसीएम लिया होगा। जैसे मिसाल के तौर पर 6, 6 का आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सही है बच्चों? अच्छा जी, तो अब देख लेते हैं हम, हमारा है 5x, हमने ब्रेक करा 2 और 3 में, तो भाई जाहिर सी बात है 2 के साथ भी x लग जाएगा और 3 के साथ भी x लग जाएगा। इस तरह अब आप देख सकते हैं हमारी ये जो मिडिल टर्म है ये ब्रेक हो गई है 2 टर्म से। अब आप देखें यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है, तो मैं बआसानी x को क्या ले लूँगा? कॉमन ले लूँगा। यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं। अभी तो बताया था जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ उसका मल्टीपल कॉमन होता है। तो भाई हम 2 को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 6 क्या होगा? 6 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 2 के लिए 6 होता है, मतलब 2 3 2 कॉमन है, तो x प्लस 3 हमें हमारे पास बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3, तो मैं x प्लस 3 को कॉमन ले लूँगा। तो x प्लस 3 जब कॉमन लूँगा तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है? x, यहाँ से x प्लस 3 बाहर प्लस का 2 और x प्लस 3 बाहर इज इक्वल्स टू 0। तो देख सकते हैं आप हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी है 2 फैक्टर्स में ब्रेक हो गई है। अब ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये बराबर है हमारे पास 0 के। किसके बराबर है? 0 के। तो यहाँ पर प्लस का 3, जो आपको पता है ना, प्लस माइनस जब इज इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू -2। तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा -3, देख x का हमारे पास आंसर आई है क्या है? -3 और -2। ये था बच्चों सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
ये तो हमने वो क्वेश्चन करा जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करता था। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं साइड हो रहा हूँ, तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ना हो, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8.1 का 8वां या 7वां क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 या 8 है। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप इसको देख सकते हैं, ये आपको कहीं से भी लग रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म? नहीं लग रहा। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के देख लेता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो कहीं से भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लग रहा। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगना है। तो भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं बोल दूंगा यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू 5 है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 एच इट इज अपनी जगह लिखा है, माइनस 9 को हम नहीं छेड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 10 एक्स और प्लस 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, 25 में से 9 निकाल देंगे, कितने बचेंगे? हमारे पास बचेंगे प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन था ये हमारा कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। कहाँ कन्वर्ट हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए ये 100% ज़रूरी बात है कि हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता हो। अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? सॉल्व नहीं हो सकती। तो भाई हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? वही हमें मिनट को ब्रेक करना है। किस तरह ब्रेक करेंगे? हम अपने कांस्टेंट और फर्स्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ पर दोबारा से कोई नंबर नहीं है मौजूद, तो हम क्या करेंगे? हम अपना कांस्टेंट को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जहाँ कोई नंबर नहीं होगा वहाँ क्या होता है 1। अच्छा, क्या है? 16 1 16, तो इसको हमें 2 8 16 और 2 4 8, 2 4 और 2 1 2। हमने क्या करा? हमने जो है अपने नंबर का एलसीएम ले लिया। जो हमारा मल्टीप्लाई आया था कांस्टेंट और कोफिशिएंट का, उसका हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास 2 2 2 2 और 2 आ गया। अच्छा जी, अब हम किस तरह इसको मिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं? देखो बच्चों, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं ना एलसीएम लेने के बाद, तो हम क्या करते हैं? हम उन नंबर्स में से कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। 2 2 4, 4 2 8 आ गया। मैं रुक गया। ठीक है, अब मेरे पास एक बन गया नंबर 8 और एक बन गया 2। 2 नंबर बन गए। अब ये जो 2 नंबर, मतलब हम अपने तमाम नंबर्स को रिड्यूस कर लेते हैं 2 नंबर्स में। किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाए, तो आप 3 2 4 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 3 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 2 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन कंडीशन। मतलब हमें नंबर बनाना क्या है, उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करके अपने नंबर्स को 2 नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने भी वही किया है। मेरे 4 नंबर्स थे, मैंने उनको 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा और 2 नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या ये 2 नंबर्स मेरे मिडिल टर्म बन सकते हैं? तो देख लेते हैं। हमारा मिडिल टर्म है क्या? -10x। क्या है? -10। मतलब मेरे पास जवाब आना चाहिए -10। क्या जवाब आना चाहिए? -10। मेरे पास है 8 और 2। क्या है मौजूद? 8 और 2। तो किस तरह मेरे पास -10 आ सकता है? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ। क्या कर दूँ? ऐड कर दूँ। यानी कोई चीज़ मुझे नहीं आ रहा है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स
ऐड किस तरह करो, दोनों का साइन नेगेटिव होना चाहिए, दोनों का साइन नेगेटिव होना चाहिए। अगर साइन नेगेटिव नहीं होगा तो 10 आंसर नहीं आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 2 10। बड़ी वैल्यू की साइन देखते हैं, बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 8, 8 का साइन क्या है माइनस, तो हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा माइनस है। तो बच्चों अब हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। देख लें हमने अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। अब ये सवाल बचकाना हो गया भाई, x कॉमन का मैंने x माइनस 8 कॉमन लिया, यहाँ भी x कॉमन का हो गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 16। अब वही मसला, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं भाई। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि हर चीज़ कॉमन होना जरूरी थोड़ी है, हमें तो उसका मल्टीपल कॉमन लेना होता है। तो 16 2 का टेबल में कितनी दफ़ा करूँगा तो 16 आएगा, 2 8 जा 16 आ जाएगा। तो भाई क्या 2 कॉमन है, मतलब मैं -2 कॉमन ले लूँ अगर, तो x माइनस 8 आंसर आ जाएगा, तो x माइनस 8 कॉमन आ जाएगा इसी को 0। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर तो प्लस था, तो मैंने यहाँ पे -2 ले लिया और ये -2 को कॉमन लिया। देखो बच्चों, हमेशा जब भी हम कॉमन लेते हैं ना, और साइन कौन सा लगाते हैं, ये भी एक बड़ा मसला है बच्चों का, तो इसको भी हल कर दें। साइन हमेशा हम लेते हैं, हम दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, जैसे -2x और +16। जो तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ना कॉमन लेने वाली, उसके साइन को हमें कॉमन लेना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ माइनस था तो हम माइनस कॉमन लेंगे, अगर प्लस होगा तो हम प्लस कॉमन लेंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जब मैंने इधर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब मैं इस -2 को यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 8 16 दोबारा +16 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आया। तो क्लियर हो गई होगी बात? अच्छा, अब मैं x माइनस 8 और x माइनस 8 को कॉमन ले लूँगा, तो हमारे पास x माइनस 2 बचेगा। दोबारा आपको मैंने बताया था x माइनस 8 भी बराबर 0 का, x माइनस 2 भी बराबर 0 का, तो x इक्वल्स टू 8, तो ये उधर चला गया और ये -2 में जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2। तो हमारा जो आंसर आया बच्चों वो आया 2,8। इस सवाल में कोई मसला, अगर आपको अभी भी इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी इशू होता है तो आप बिल्कुल फ्री नहीं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम और मज़ीद वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करना ज़रूर सिखाऊंगा। पहले इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अगर इसमें भी आपको समझ नहीं आता तो साइंटिफिक कैलकुलेटर किस तरह यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये वीडियो को मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और अपने टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, हमें अप्रिशिएट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।